Hello and welcome back to the channel again. We are making a series on judiciary preparation, and now we are covering the Constitution of India. So, this video consists of Article 19 और उससे related जितने भी ये चीजें हैं, freedom of speech and expression, right to assembly, जितनी भी सारी freedoms हैं, वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. उनके पीछे की फिलोसफी, उनके साथ जुड़े हुए सारे केस लॉज और जो भी जुडिशरी प्री के लिए और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 19 से रिलेटेड वो सारे के सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस. So with this, we will start the video. So in this video, we are going to discuss the most important article, Article 19, which deals with the freedom of speech and expression, and different other freedoms are also mentioned. तो basically इसमें हम 6 fundamental freedoms के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि Article 19 1 clause A, B, C, D, E और G में मेंशन है. तो सबसे पहले फ्रीडम जो है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. और उनके साथ साथ क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं इन सब के ऊपर जो लगी हुई हैं, सारी की सारी रेस्ट्रिक्शंस भी वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल माइक पे खड़े होकर कोई भाषण देना, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीडम्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. देन वी विल कवर फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे ये फ्रीडम क्या होती है. देन देयर इज फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि लेबर यूनियन है या इस प्रकार की ट्रेड यूनियंस हैं. तो उनके बारे में क्या हमारे पास फ्रीडम है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग. देन वी विल कम टू फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको हम डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया. And last but not least, we are going to discuss the freedom to participate or practice any profession or to carry any occupation, trade or business. And of course, we are going to discuss कि इन सब के साथ क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, है ना. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को भी पढ़ेंगे, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को भी समझेंगे, इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नोट डाउन करने वाला है, जो कि पीवाईक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज यहाँ पर एक मिसिंग है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का एफ. तो वो डील करता था किस चीज से, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना. तो फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी भी हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी हमारे पास हुआ करता था, जो कि उससे ये डील करता था. और इसको ओमिट कर दिया गया है 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में लाकर. तो उसके बारे में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये काफी एमसीक्यूज में पूछा गया है. और आर्टिकल 31 को भी उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से उसको ओमिट कर दिया गया था. तो विद दिस वी विल मूव ऑन एंड वी विल डिस्कस our first freedom, that is freedom of speech and expression in detail. ओके, अब हमने ये चीज तो देख ली कि ये कितनी 6 फ्रीडम्स हमारे पास है. बट द थिंग इज, अब हम एक चीज और समझने की कोशिश करेंगे कि ये फ्रीडम्स हैं क्या, क्यों ये एग्जिस्ट करती हैं, क्या इनके फायदे हैं, क्या ये बिल्कुल ही एब्सोल्यूट हैं, और अगर इन पर रेस्ट्रिक्शंस हैं तो कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्यों लगाई गई रेस्ट्रिक्शंस हैं. इन सारे सवालों के जवाब थोड़े हम समझ लेते हैं, ताकि आगे जब हम चलें तो चीजों को समझने में हमें इजी हो. विद एग्जाम्पल्स आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. तो सबसे पहले तो व्हाट आर दीज फ्रीडम्स. तो फ्रीडम्स क्या है, बेसिक राइट्स हैं जो अलाउ करती हैं हमें सोचने के लिए, बोलने के लिए, एक्ट करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, विदाउट एनी अननेसेसरी कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एंटिटी, ठीक है. ये फ्रीडम्स इसलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि हम सोच सकें, एक्ट कर सकें, जिंदा रह सकें, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें, बिकॉज दैट्स व्हाट ह्यूमन डू. ठीक है, क्योंकि हम इंटेलेक्चुअल कॉन्शियस बीइंग हैं. एज ह्यूमन बीइंग हमारे पास दिमाग है, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हमारे पास तर्क करने की क्षमता है, ठीक है. इसी से हम अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं. तो ये सारी चीजें हम कब कर पाएंगे, जब हम बेहतर सोच पाएंगे और उन अपने विचारों को, अपने आइडियाज को, ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव आइडियाज हैं हमारे, जो सोसाइटी में प्रोग्रेस लेकर आएंगे, उन सारे आइडियाज को हम एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे बोल पाएंगे. अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्रकार के प्लेटफॉर्म पे अगर हम उस चीज को शेयर करके बता पाएंगे,
दिस इज व्हाट मेक अस ह्यूमन बीइंग, इसी से हम इंसान बनते हैं, ठीक है। तो ये फ्रीडम जो है, ये सारी की सारी फ्रीडम, जो 6 फ्रीडम यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं ताकि ये हमें और ज्यादा इंसान बना सके, ठीक है। तो अब हम एक एक करके जो फ्रीडम्स यहाँ पर मैंने लिखी हैं समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके कि why are these freedoms which is mentioned under article 19 of the constitution of India are important. The first freedom is freedom of speech and expression which is mentioned under article 19 clause a. तो ये क्यों important है, इसकी importance क्या है, इसकी importance है that it helps people share ideas, क्रिटिसाइज पॉलिसीज एंड एक्सपोज करप्शन, ठीक है। ये जितना भी करप्शन है उसको एक्सपोज करने में मदद करती है लोगों को, और पॉलिसीज को, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाए चाहे वो किसी के भी द्वारा बनाए जाए, उनको क्रिटिसाइज करने में हमारी मदद करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये आइडियाज को शेयर करने के लिए हमारी मदद करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और ये क्या क्या चीजें वो एनकरेज करती है, दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एनकरेजेस क्रिएटिविटी, आर्ट, जर्नलिज्म एंड साइंस, ठीक है। तो इन सब चीजों को ये एनकरेज करती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि कोई जर्नलिस्ट किसी स्कैम को एक्सपोज कर दे, या फिर कोई यूट्यूबर जो है वो किसी सोशल इश्यू के ऊपर डिस्कशन करे, तो ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की एक इम्पोर्टेंस है, ताकि उस स्कैम के एक्सपोज होने से या फिर उस यूट्यूबर के किसी सोशल इशू पे बोलने से अल्टीमेटली फायदा जो है वो समाज को होगा। जैसे कि वो कोई भी चीज हो सकती है, वो किसी को डोमेस्टिक वायलेंस पे बोल सकता है कोई यूट्यूबर, या उसके अलावा भी कोई भी चीज जो हमारे समाज में पेपर लीक हो रहा है तो उस पे बोल सकता है, ठीक है। ऐसी जर्नलिस्ट भी पेपर लीक के स्कैंडल को एक्सपोज कर सकता है ना। उसके अलावा अगर कोई कृति चल रही है समाज के अंदर तो उसको एक्सपोज कर सकता है, उसका इन डिटेल वीडियो बना के समाज को दिखा सकता है। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 1 क्लॉज बी। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स करने के लिए हमारी मदद करता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसी भी प्रकार की प्रोटेस्ट होती है या कोई भी प्रकार की मूवमेंट फॉर जस्टिस होती है, अगर किसी ने किसी के दबाव में आके सुसाइड कर ली, या किसी की हत्या कर दी गई, या फिर किसी को कोई वेतन कम मिल रहा है, या किसी भी प्रकार का कोई सोशल इश्यू है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली है, इट शुड बी पीसफुल, ठीक है। तो ये पीसफुली है तो ये हमें मदद करता है हम उन चीजों को सामने रख सकें, या सरकार के सामने अपनी किसी बात को हम रख सकें। और इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय लेटिंग सिटीजन्स डिमांड चेंज। कोई भी अगर चीज जो समाज में गलत हो रही है तो ये हम असेंबल करके पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करके या मूवमेंट करके हम उसको, समाज के उस ढांचे को, उस चीज को सही कर सकते हैं, ठीक है। इट अलाउज अस। उसके अलावा स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजिंग अ पीसफुल रैली फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन के लिए एनवायरनमेंट में जो भी बदलाव हमें चाहिए, या फिर जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए अगर कोई स्टूडेंट मिलकर पीसफुली किसी रैली को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये तो एक एग्जांपल है किसी भी चीज के लिए, किसी सोशल सोशल कॉज के लिए, एनवायरमेंटल कॉज के लिए, या फिनेंशियल कॉज के लिए, या किसी भी कॉज के लिए जो कि समाज के लिए फायदेमंद है, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं एक पीसफुल रैली को, तो दैट विल फॉल अंडर आर्टिकल 19 clause 1b which is freedom to assemble peacefully. उसके अलावा now we will move on to the third, that is freedom to form association and union which is mentioned under article 19 1 clause c. तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे कि वर्कर हैं, दे कैन फॉर्म यूनियन टू फाइट फॉर देयर वेजेस। कोई लेबर क्लास का आदमी है, उसको उसकी हिसाब से जो भी मिनिमम वेजेस हैं वो उस वेजेस से, फॉर एग्जांपल मान लो 10,000 रुपए किसी लेबर के वेजेस हैं या फिर कहीं फिक्स है, और मिनिमम वेजेस का कानून है कि 15,000 मिलने चाहिए, और अगर वो 15,000 उसको नहीं मिल रहे हैं तो वो एक यूनियन फॉर्म कर सकते हैं। और यूनियन में एक इंडिविजुअल से ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि एक बंदे को हराना सिस्टम के लिए या किसी के लिए भी आसान होता है अगर वो खास करके गरीब है। बट इफ दे फॉर्म अ यूनियन, तो यूनियन से वो एक बंदा ना होगी, 1,000 बंदे हो गए, अब 1,000 लाइफ उससे जुड़ चुकी है, और वो फिजिकली भी ज्यादा मजबूत हैं,
पॉलिटिकली भी ज्यादा मजबूत हैं, फाइनेंशियली भी ज्यादा मजबूत हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। जैसे कि इसका और दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि एक्टिविस्ट एनजीओस को बनाते हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि जो निगोसिएशन है, अब वो चाहे सैलरी को लेके हो, या फिर मैटरनिटी लीव को लेके हो, या फिर किसी भी चीज को लेकर वो कोई इशू हो, उसका बेटर निगोसिएशन हो सकता है, क्योंकि जब यूनियन में कोई होता है तो उसमें बेटर निगोसिएशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू मूव फ्रीली, विच इज मेंशन अंडर आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 डी। अब ये फ्रीडम टू मूव फ्रीली क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो लोग हैं, जो अगर मान लो किसी गांव में रह रहे हैं जहां पर इतनी ज्यादा बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं एग्जिस्ट करती, या इतनी बेटर एजुकेशन नहीं एग्जिस्ट करती, या इतनी ज्यादा मेडिकल केयर नहीं एग्जिस्ट करती, तो जो इंडिविजुअल है वो वहां से मूव कर पाए, पलायन कर पाए और किसी बेहतर या बड़े शहर की तरफ जा पाए, जहां पर ये तीनों चीजें, एजुकेशन, जॉब, सेफ्टी एंड ऑल आर अवेलेबल। तो इसीलिए फ्रीडम टू मूव फ्रीली इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ताकि जो हमारे बर्थ प्लेस है, मातृभूमि, जो भी शहर, जो भी गांव, जो भी कस्बे में आप पैदा हुए हैं, है ना, उसके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए, कोई फैमिली यूपी से मुंबई या दिल्ली शिफ्ट होती है ना, अपने गांव से किसी और जगह शिफ्ट होती है और वहां पर जाके रेंट पे रहती है या अपना घर खरीद के रहती है या किसी भी प्रकार से रहती है, तो ये ताकि एक पलायन की प्रक्रिया हो सके, जिससे एक ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि हो सकता है किसी एक जगह पे आप उस लेवल की एजुकेशन या सुविधाएं नहीं मिल रही हो, तो आप फ्री हैं टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया और वहां पर जाके आप जमीन खरीद सकें, रह सकें, रेंट पे रह सकें। तो ये आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन इज फ्रीडम टू चूज एनी प्रोफेशन विच इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जी। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने पैशन को फॉलो कर सकें, ठीक है। आप जो भी चाहें वो बन सकें, आप आर्टिस्ट बन सकें, आप एंटरप्रेन्योर बन सकें, आप डॉक्टर बन सकें, आप टीचर बन सकें, आप लॉयर बन सकें, व्हाट एवर यू वांट टू बिकम, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सके, जो भी आप बनना चाहते हैं तो वो आप बन सके। इसीलिए ये फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैंने एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल और लाइफ टाइम एग्जाम्पल देके ये सारी की सारी फ्रीडम समझाने की कोशिश करी है, बट देयर इज मोर टू दिस थिंग। सो दो देयर आर फ्रीडम्स, बट वहां पर उसी के साथ आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से क्लॉज 6 तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी मेंशन है, जो हम एक एक करके तो पढ़ेंगे ही, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं कि वो रेस्ट्रिक्शंस किस प्रकार की हैं। तो सबसे पहली जो रेस्ट्रिक्शन आती है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। ये जितनी भी हमने फ्रीडम पढ़ी, ये सारी की सारी कोई भी एब्सोल्यूट नहीं है, सबके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस आती हैं। रेस्ट्रिक्शंस किस प्रकार की हैं? सारी की सारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें से पहली है नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर। इसका एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, दैट लाइक बैनिंग अ प्रोटेस्ट दैट टर्न्स वायलेंट और ब्लॉक्स इमरजेंसी सर्विसेज। ऐसी अगर कोई बंदा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जैसे कि हमारे पास आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसमें हम प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी है, हाँ। तो उसमें भी हम इस प्रकार की प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बट अगर कोई ऐसी प्रोटेस्ट कर रहा है जो कि वायलेंट हो जा रही है, या फिर जिससे इमरजेंसी सर्विसेज ब्लॉक हो रही हैं, तो वो प्रोटेस्ट किस प्रकार की होगी? उस प्रोटेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर उसको प्रोटेक्ट या फिर उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा तो केओस फैल सकता है। तो इसीलिए राइट्स को या थ्रेटन टू द कंट्री को प्रिवेंट करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर इज देयर। तो इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है प्रिवेंटिंग हेट स्पीच एंड डिफेमेशन, ठीक है। हमने पढ़ लिया, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम खड़े होकर बोल सकते हैं, चीजों को एक्सपोज कर सकते हैं किसी के बारे में। अगर कोई सही चीज हमें पता चलती है तो हम उसको बोल सकते हैं, बट ये भी पावर अनलिमिटेड नहीं है। देयर इज
अ प्रिवेंशन ऑन हेट स्पीच एंड डिफेमेशन। और इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि किसी को फेक न्यूज़ को हम अगर कोई ट्रिगर कर रहा है, कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है, जिससे कोई राइट या कोई वायलेंट एक्ट हो सकता है, तो उसको हमें स्टॉप करने के लिए वी हैव दिस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट इज प्रिवेंटिंग ऑफ हेट स्पीच एंड डिफेमेशन। ठीक है? तो उस कम्युनल वायलेंस को या फिर उस वायलेंस को रोकने के लिए जो भी किसी भी प्रकार का अगर वायलेंस है, तो वो हमारे पास एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिंग हेट स्पीच एंड डिफेमेशन, जिसमें इंक्लूडेड होता है। ठीक है? इसी प्रकार से प्रोटेक्टिंग सोवेनिटी एंड फॉरेन रिलेशंस, ये जितनी भी फ्रीडम है हमारे पास, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस एक प्रकार की लगती है जिसको हम कहते हैं सोवेनिटी एंड फॉरेन रिलेशन। इसका एग्जांपल है, इफ गवर्नमेंट ब्लॉक्स अ वेबसाइट दैट इज स्प्रेडिंग अ काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा। तो अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जो प्रोपोगेंडा फैला रही है हमारी सॉर्वेनिटी को लेके या इंडिया की यूनिटी को लेके, तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है? हमारे पास रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, अगर कोई भी वेबसाइट ऐसा काम कर रही है तो हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। चौथी आती है मोरालिटी एंड डिसेंसी। तो मोरालिटी एंड डिसेंसी क्या होता है कि जैसे कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट पब्लिक स्पेस में अगर कोई चला देता है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो जो भी फ्रीडम हमारे पास है दैट इज आल्सो सब्जेक्ट टू मोरालिटी एंड डिसेंसी। ठीक है? वो फ्रीडम को जब आप यूज कर रहे हो तो मोरालिटी और डिसेंसी का आप ख्याल रखोगे। पांचवी आती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड रेगुलेशन इज देयर। ठीक है? प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को और रेगुलेशंस को रखेंगे। इसका एग्जांपल ऐसे है कि दैट ओनली लाइसेंस्ड डॉक्टर्स कैन प्रैक्टिस मेडिसिन। सिर्फ लाइसेंस्ड डॉक्टर जो हैं वो ही मेडिसिन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि कोई फ्रॉड आके हमारी पब्लिक सेफ्टी को हार्म ना पहुंचा पाए। तो आई होप इन रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड restrictions, reasonable restrictions which are there। टू मच फ्रीडम क्या करेगी, केओस बढ़ाएगी, और टू मैनी रेस्ट्रिक्शंस जो है वो डिक्टेटरशिप पैदा करेगी। ठीक है? अगर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाएंगी तो डिक्टेटरशिप पैदा हो जाएगी, और अगर ज्यादा फ्रीडम दे दी जाएगी तो केओस हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इंडिया हैज अडॉप्टेड अ मिडिल पाथ। है ना? हमने मिडिल पाथ अडॉप्ट किया है ताकि हम मोस्टली फ्रीडम दे सकें, बट स्टिल कुछ लिमिट्स हमने लगाई हैं ताकि ये जो फ्रीडम है ये बहुत सही से यूज हो सके। ठीक है? तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो एक मैंने ओवरव्यू इन सारी चीजों का देने की कोशिश की है वो आपके समझ में आ गया होगा। सो नाउ वी विल मूव ऑन एंड वी विल डिस्कस दीज फ्रीडम्स अ बिट मोर इन डिटेल, ताकि हम इसको और डीपली थोड़ा समझ सकें। सो नाउ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो थोड़ी सी और इसकी स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी समझने की कोशिश करते हैं। राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स। तो ये चीज हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं, सारे आर्टिकल आपको वैसे ही समझने हैं, क्योंकि मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिटीजन्स के ऊपर लगती हैं और पब्लिक अथॉरिटी या गवर्नमेंट के ऊपर लगती हैं। एनफोर्स अगर आपको करवानी है तो वो मोस्टली गवर्नमेंट के खिलाफ ही होती हैं थ्रू रिट्स। तो ये चीज एक मेजर चीज है, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 जो है वो इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एज वेल एज एनी ह्यूमन बीइंग, चाहे वो फॉरेनर हो या कोई भी हो, जरूरी नहीं वो सिटीजन हो। तो आर्टिकल 14 सब पे अप्लाई होता है। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये पॉइंट नोट डाउन इसलिए करके रखने हैं क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल जब पूछे जाते हैं तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आर्टिकल 19 किसके ऊपर लागू होता है या आर्टिकल 14 किसके ऊपर लागू होता है। तो इसीलिए केस का रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है, केस को नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन जो स्लाइड में आपको मिलती है वो एटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। प्री में या तो वो पूछी जा चुकी है या फिर आगे पूछी जा सकती है। मेंस राइटिंग के लिए भी आपकी वो केस लॉ इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी जो कुछ पॉइंट है यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी की जो बात है, फ्रीडम्स आर नेचुरल राइट्स एंड नॉट कंफर्ड बाय द स्टेट। यहाँ पर जितने भी फ्रीडम्स आपको मेंशन है वो सारी की सारी नेचुरली पैदाइश के साथ आपको मिलती हैं, उसको स्टेट कन्फर्म नहीं करता है। ये केस रेफरेंस यहाँ पर दे रखा है, इंडिब्री क्रिएटिव लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया दैट फ्रीडम रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर
इनसेपरेबल फ्रॉम ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंसान होने के कारण, इंसानी एग्जिस्टेंस आपका होने के कारण, ये जो भी फ्रीडम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो इनसेपरेबल है, उनको अलग कर कर नहीं देखा जा सकता। ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक इनसेपरेबल वो पार्ट है। और ये भी बोला गया दैट स्टेट एक्सरसाइजेस पावर एज अ ट्रस्टी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल एंड इज अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्सरसाइज। यानी कि जो सरकार है वो सिर्फ एक ट्रस्टी के तौर पे काम करती है पीपल के बिहाफ पे इन पावर्स को संभालने के लिए। और अगर इसके लिए हमेशा जब भी कोई इंडिविजुअल, जब भी कोई सिटीजन अपनी इन पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो वो स्टेट जो है वो उसके लिए अकाउंटेबल होगी। ठीक है। और स्टेट इस चीज के लिए भी अकाउंटेबल होगी कि वो इंडिविजुअल अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो या फ्रीडम टू रिजाइड हो या कोई सी भी फ्रीडम हो उसको सही से एक्सरसाइज कर पाए, उसको इनेबल करे इन सारी चीजों को एक्सरसाइज करने की। आई होप ये चीज समझ में आ गई होंगी। और ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो ये मैंने अभी लास्ट भी समझा दिया है। आगे अभी हम इसको और थोड़ी डीप से पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि these freedoms are not absolute, they comes with some reasonable restrictions लाइक सोवेनिटी, इंटेग्रिटी और आपकी मोरालिटी, डिसेंसी, इस प्रकार की कई सारी चीजें हमने पढ़ी। फ्रेंड रिलेशन विद अदर स्टेट्स, कई प्रकार की हैं रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन इन रेस्ट्रिक्शंस को, इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को, क्योंकि एक वर्ड और यूज है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो चीज रीजनेबल क्या होती है, कब होती है, उसके क्या टेस्ट है, तो वो मेंशन है यहाँ पर। देयर आर टू essential test which a restriction should qualify to be a valid reasonable restriction। तो पहली क्या है, और ये इनके सारे ग्राउंड्स जो मेंशन है वो आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 से लेके आर्टिकल 19 क्लॉज 6 सारे ग्राउंड्स मेंशन है। ठीक है। डिफरेंट फ्रीडम के लिए डिफरेंट ग्राउंड है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्राउंड्स हैं। तो सबसे पहला टेस्ट जो है दैट इट मस्ट फॉल विद इन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 19(2) टू आर्टिकल 19(6)। है ना। ये जितने भी ग्राउंड्स हैं ये स्पेसिफिकली जो एक्सप्रेस प्रोविजन है, जो एक्सप्रेसली मेंशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक, उसमें मेंशन होनी चाहिए। ये पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है कि इट मस्ट बी रीजनेबल, आर्बिट्री नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। है ना। किसी भी प्रकार से उसकी ज्यादा हनन करते हुए नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा बिल्कुल भी आर्बिट्री नहीं होना चाहिए। है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का काम जो है दैट इज टू बैलेंस द राइट। है ना। जितनी आजादी हम दे सकते हैं उतनी आजादी मैक्सिमम हमें देनी है और मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। ठीक है। और इस रीजनेबलनेस को हम जब असेस करेंगे, यानी कि इसको जब तोलेंगे या मेजर करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें तीन चीजें जरूर देखेंगे। दैट इज नेचर ऑफ द रेस्ट्रिक्शन, जो रोक लगाई जा रही है उस रेस्ट्रिक्शन का नेचर कैसा है, क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं है, या किसी प्रकार का आर्बिट्रीनेस तो नहीं है, या किसी प्रकार की एक्सेसिव तो नहीं है। दूसरा, प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर एनफोर्समेंट, उसको एनफोर्स करने का जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब है क्या वो लीगल है पूरी तरीके से, क्या वो सही से फॉलो हुआ है, ये चीज चेक करेंगे। यानी कि वो बकायदा जब उसको बनाया गया रेस्ट्रिक्शन तो पूरा का पूरा एक लॉ लाया गया है, या जो भी पूरी प्रक्रिया प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया था। तीसरा, वेदर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर ऑब्जर्व, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं, वो हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। नेचुरल जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल बता देते हैं। आर्बिट्री नहीं होना चाहिए कोई भी चीज। ठीक है। बायस बायसनेस नहीं होनी चाहिए। है ना। एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं। जब भी कोई चीज दी जाती है तो नेचुरल लॉ के ये प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं कि किसी तरफ कोई चीज टिल्ट होती हुई नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, इल विल नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जब कोई सरकार लगा रही है या बना रही है, जैसे कि मोरालिटी हुई, डिसेंसी हुई, तो वो रीजनेबल है चीज है। जहां पर भी लिमिट आ रही है तो वो रीजनेबिलिटी दिख रही है कि आप भाई इतनी फ्रीडम भी नहीं दे देनी कि आप कोई पॉन ही किसी जगह पे किसी पब्लिक प्लेस में चला दो, तो वो क्या हो जाएगा, वो एक हनन हो जाएगा। है ना। या फिर कोई हेट स्पीच ही किसी जगह पर जाकर दे दो तो वो बिल्कुल ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, केओस को रोकने के लिए लगाई गई है, या फिर इमोरलिटी फैलने से बचाने के लिए लगाई गई है।
तो ये दो टेस्ट थे। आई होप ये दोनों टेस्ट आपको समझ में आ गए हों। तीसरा एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जो कि अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 वाले केस में बताया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ये केस रिलेटेड है कश्मीर में जो भी इंटरनेट बैन किया गया था कुछ टाइम के लिए, जब 2019 में हमने 370 हटाया था, तो उसके बाद बहुत टाइम तक जो इंटरनेट था वो बैन रहा था। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट में उस बैन को हटाते हुए ये बात बोली थी दैट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स विदाउट अप्रोप्रिएट जस्टिफिकेशन इज डिसप्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो इसीलिए हमें टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाना है, टेरिटोरियल एक्सटेंट देखनी है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी देखनी है, ठीक है, नेचर ऑफ अर्जेंसी देखनी है, ड्यूरेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन, क्या किस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन आपने लगाई है, वो ये सारी चीजें मेजर करना है। प्रोपोर्शनैलिटी वाला पूरा टेस्ट हमें देखना है उस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे जो कि लगाई हुई है। जैसे कि यहाँ वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए तो वो जरूरी था ताकि दंगा ना फैले या आपदा ना हो, लेकिन उसका ड्यूरेशन ज्यादा टाइम तक चला, मतलब 2 साल या मे बी 3 साल चला, एग्जैक्टली आई डोंट नो कितना वो चला, लेकिन वो ज्यादा लंबा चला। तो जब ही ये पूरा केस हुआ और उसके बाद ये चीज ऑब्जर्व की गई कि ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर अर्जेंसी है, नेचर ऑफ इमरजेंसी को देख के, इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रख के लगाई गई है, तो ठीक है, बट फिर भी उसका ड्यूरेशन, उसकी रीजनेबलनेस, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक गांव में कोई दंगा हो गया तो पूरे के पूरी स्टेट में आपने इंटरनेट बंद कर दिया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देने के समझाने की कोशिश की कि इट शुड बी रीजनेबल, और रीजनेबल क्या है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी, टेरिटरी, ड्यूरेशन, तो ये सब चीजों को देखकर ही कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। आई होप कि आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा समझ में आ गया होगा। सो विद दिस वी विल मूव ऑन। सो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बहुत ही इजी है, बहुत ही ये सरल है कॉन्सेप्ट, कोई इतना भारी नहीं है। व्हेन somebody is free to express his opinion or thinking by word, gestures, writing, or pictures or any other means, so it is called the freedom of speech and expression। मतलब ये किसी भी प्रकार से हो सकता है। इसके कई सारी एग्जाम्पल्स हैं दैट वी विल बी टेकिंग, कई सारे इसके फेसेस हैं दैट वी विल बी टेकिंग एंड डिस्कसिंग इन डिटेल आगे जाके। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप कुछ अपने ओपिनियन को कहीं पर लिख सकते हैं, कहीं पर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेदर ऑन सोशल मीडिया, वेदर ऑन ऑफलाइन विद अ पॉलिटिकल असेंबली इज देयर, और किसी स्टेज पर खड़े होकर, किसी भी स्टेज पर खड़े होकर अगर आप अपने जो भी विचार है वो व्यक्त कर सकते हैं, वो रख सकते हैं लोगों के सामने, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दो वी ऑल नो दैट देयर इज, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। सो ये केस है रोमेश थापा वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास एआईआर 1950 वाला, ये हमें नोट डाउन कर लेना है बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, और इसको हम केसेस के थ्रू ही समझेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। काफी सारे केसेस हैं, काफी सारे फेसेस भी हैं, ठीक है, जैसे कि बंद है और असेंबली है, तो इस तरह की काफी सारी चीजें हैं जो कि हम आगे देखने वाले हैं। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगर कोई सोसाइटी संवैधानिक है, डेमोक्रेटिक है, तो उसकी जो बेस है दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगी तभी आइडियाज का इंटरचेंज हो पाएगा, डिबेट एंड डिस्कोर्स हो पाएगी, और डिबेट एंड डिस्कोर्स इज द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो इसीलिए पॉलिटिकल डिस्कशन इज एसेंशियल फॉर गवर्नमेंट फंक्शनिंग। पॉलिटिकल डिस्कशंस होते रहने चाहिए क्योंकि उन्हीं से गवर्नमेंट फंक्शनिंग इजी होती है, चेक एंड बैलेंस बना रहता है। अगर कोई खराबी दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी जो घर के बाहर की सड़क है अगर वो खराब है, तो आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, या तो आप जाकर ऑफिस में किसी से मिलेंगे, या अपने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे, या कहीं ना कहीं अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी चीजों को एक्सप्रेस करेंगे, या जो लोकल भी बंदा है वहाँ की, जो भी लोकल पब्लिक अथॉरिटी है उससे जाकर मिलेंगे। वो आप 4 लोगों को लेकर जाएंगे अपने मोहल्ले के, जो उनको बताएंगे, अपनी चीजों को शेयर करेंगे, और अगर फिर भी वो नहीं सुनते हैं तो आज के टाइम में सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि वो जो अल्टीमेटली सड़क या जो भी चीज है वो बन जाएगी। तो ये क्या होता है, पॉलिटिकल डिस्कशन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर गवर्नमेंट फंक्शनिंग। ठीक है, पॉलिटिकल डिस्कशन भी इसी प्रकार से, अगर कोई पार्टी अच्छी है कोई बुरी है, तो इस तरीके के पॉलिटिकल डिस्कशन, कोई आइडिया है, कोई सिस्टम है, कोई बिलीफ है, तो वो डिस्कस करना बहुत जरूरी है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। सो
विद दिस वी विल मूव ऑन। सो ओके, यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी बताया था कि वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कहाँ कहाँ ये फॉल करती है, कहाँ कहाँ हम इसको देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे टाइप्स मैंने मेंशन किए हैं विद केस लॉ। ये सारे के सारे एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो भी केस लॉ लिखा जाता है दैट हैज ऑलरेडी केम इन द पीवाईक्यूज। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले तो होती है राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट तो बहुत इजी है, नाम से ही समझ में आ रहा है, और ये आपको पता भी होगा कि धरना प्रदर्शन जिसको हम बोलते हैं। अभी धरना प्रदर्शन किसी भी लेवल पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और किसी भी डिमांड के लिए हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हॉस्टल में पानी नहीं आ रहा तो भी धरना प्रदर्शन हो सकता है। कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई है तो भी धरना प्रदर्शन हो सकता है। इसके अलावा 50 तरीके की चीजें हैं, जैसे कि सड़क नहीं बनी तो धरना प्रदर्शन हो सकता है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए राइट टू प्रोटेस्ट इज देयर। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, बट इट शुड बी पीसफुल। पीसफुल होना चाहिए प्रोटेस्ट जो है, उसमें वायलेंस नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अमित शाह वर्सेस स्टेट वाला केस है 2020 का, जिसमें ये बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, होल्डिंग प्रोटेस्ट बाय ब्लॉकिंग पब्लिक रोड्स इनडेफिनेटली विदाउट परमिशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, किसी पब्लिक रोड को इनडेफिनेट टाइम के लिए ब्लॉक कर लो, क्योंकि दिस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस केस में ये बोला गया था। सच ऑब्स्ट्रक्शन वायलेट्स राइट्स ऑफ कम्यूटर्स एंड इज नॉट अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इस तरीके की जो भी प्रोटेस्ट है, जो कि वायलेंट भी हो सकती है, इंडेफिनेटली कोई पब्लिक रोड को बंद करना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये कभी भी वायलेंट हो सकती है। तो एंड इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। इट वाज हेल्ड इन दिस केस। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। दूसरा टाइप है राइट टू नो, दैट इज वोटर्स राइट। तो वोटर्स राइट क्या होता है कि वोटर को सब कुछ जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है? कि कौन से पार्टी से कौन सा बंदा खड़ा हो रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, क्या उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या नहीं है, उसका क्या सोशल बैकग्राउंड है, उसका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या उसके ऊपर कोई चार्जेस हैं नहीं है या नहीं है, या किसी प्रकार का कोई भी। तो उसका जो भी बैकग्राउंड है, कोई भी पार्टी अगर किसी प्रत्याशी को खड़े कर रही है, किसी भी बंदे को अपनी पार्टी का टिकट दे रही है, ठीक है, तो उस बंदे के बारे में, इवन उस पार्टी के बारे में भी लोगों को सब जानने का अधिकार है, कि उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ठीक है, कौन उसके लीडर हैं, लीडर का बैकग्राउंड क्या है। तो एवरीथिंग a voter has right to know, which is also comes under the freedom of speech and expression. And we have this case, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट, EIR 2002। इसमें यही बोला गया है कि वोटर हैज राइट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड क्रिमिनल हिस्ट्री। तो ये अनदर टाइप ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट वन इज राइट टू टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। तो ये केस है राइट टू टेलीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। क्या होता है कि टीवी पे किसी चीज को, किसी न्यूज को दिखाना या ब्रॉडकास्ट करना। और आज के टाइम में सिर्फ टीवी ही नहीं, देयर इज सोशल मीडिया, देयर इज यूट्यूब, देयर इज इंस्टा एंड देयर इज एवरी सोशल मीडिया साइट। तो वहां पर भी ब्रॉडकास्ट करने को हम, हमारे पास राइट है। वी हैव राइट टू ब्रॉडकास्ट, राइट टू टेलीकास्ट, ठीक है। तो इसी पे केस है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री IB वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, जिसमें ये बोला गया गवर्नमेंट डज नॉट हैव मोनोपोली ओवर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मोनोपोली नहीं है। एंड सिटीजंस हैव द राइट टू ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट अंडर आर्टिकल 19(1)(a। सिटीजन के पास भी राइट है चीजों को टेलीकास्ट करने का, बिकॉज फ्रीडम, because like media and telecast and this all broadcasting, it's like the fourth पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। क्योंकि आम आदमी की आवाज क्या होती है? आम आदमी की आवाज मीडिया एंड ये सारी की सारी कंपनीज ही होती हैं, क्योंकि प्रेस इज द वॉइस ऑफ कॉमन मैन। क्योंकि एक कॉमन आदमी इतनी चीजें नहीं कर सकता, तो हमारे पास एक यूनिट हमने बनाया जिसको हम प्रेस कहते हैं, जो चीजों को उजागर करता है, ठीक है। तो इसीलिए उसको पावर देना ब्रॉडकास्ट के थ्रू या टेलीकास्ट के थ्रू, क्या नाम, सोशल मीडिया के थ्रू, इज वेरी important. So now we will take and move on to the next point. Okay, so the next type is commercial advertisement. Commercial advertisement भी समझाने वाली कोई चीज नहीं है। विज्ञापन कमर्शियली जो होते हैं, जो हमारे अखबारों में आते हैं, किसी भी कंपनी का कोई विज्ञापन है, जैसे कि टाटा नमक का एक विज्ञापन हो गया, या मसालों का विज्ञापन हो गया, या कार का विज्ञापन हो गया, या बाइक का विज्ञापन हो गया, मोबाइल फोन्स का विज्ञापन हो गया। तो इस तरीके की सारी एडवर्टाइजमेंट्स आर कवर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज ए, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। ये किस केस में हेल्ड किया गया? टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट इज कॉलिंग फॉर बंद। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कॉलिंग फॉर बंद इज
अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस केस में बोला? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वर्सेस भरत कुमार वाले केस में ये बोला दैट इट डज नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 19(1)(a). इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन, है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कई बार रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछा गया है। वी विल आल्सो सी व्हेन वी आर गोइंग थ्रू द वीडियो ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है। तो कॉलिंग अ बंद, बंद क्या होता है? बंद तो हमको सबको पता ही है कि जैसे कि मान लो किसी भी एक प्रोटेस्ट को शो करने के लिए किसी बाजार को बंद करा दिया, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए तो गोल्ड के बाजारों को बंद करवा दिया पूरा, या किसी भी वजह से बंद करवाना। बंद का मतलब बिल्कुल तरीके से जो भी मार्केट है या जो भी चीज है उसको बिल्कुल क्लोज करके रखना, 1 दिन या 2 दिन या जितना भी टाइम के लिए वो प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है। तो ये इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज नॉट अंडर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नेक्स्ट थिंग इज फिल्म सेंसरशिप। फिल्म सेंसरशिप क्या होती है कि जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसका एक जो रॉ वर्जन होता है, जो सबसे पहला वर्जन होता है उसका, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बनाया होता है वो सेंसर के पास जाता है। सेंसर देखता है कि उसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक चीज तो नहीं है, ठीक है, या मॉरली या डिसेंसी या किसी और चीज को वायलेट करते हुए, हार्मनी पीस इन सब में से किसी भी चीज को खराब करने वाली चीज तो नहीं है, या सोसाइटी पे कोई गलत या नेगेटिव इफेक्ट डालने वाली चीज तो नहीं है। तो ये सारी चीजें सेंसरशिप गो थ्रू करती है। एक सेंसर होता है, उसके थ्रू उस फिल्म को देखा जाता है, उसके बाद उसमें कट्स वगैरह या जो भी चीज बताई जाती है। तो वो इस प्रकार के कई सारी फिल्में हैं, कई सारे एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है। तो आप जाके गूगल सर्च भी कर सकते हैं, बहुत सी फिल्मों के साथ ऐसा हुआ है कि हमें सुनने को मिलता है कि ये फिल्म सेंसर ने रोक दी है, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म आर दिया, तो ये कोई ज्यादा इतनी टफ चीज नहीं है। इसमें के अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला केस है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिफाइड प्री सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। सेंसरशिप जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब्बास वाले केस में दैट इट इज द पार्ट ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो हमें पता है कि मोरालिटी, डिसेंसी, उसके अलावा भी कई सारी चीजें आती हैं जैसे कि पीस, हार्मनी, सोवेनिटी, यूनिटी। तो it is therefore it's important to have censorship on films, and it is a kind of reasonable restrictions. Films are treated differently due to their mass appeal and impact, क्योंकि फिल्मों का बहुत ही ज्यादा मास अपील और इम्पैक्ट होता है। तो दैट्स व्हाई they are treated differently. So with this we will move on. Okay, so right to silence is also covered under the freedom of speech and expression. तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग केस है जिसका नाम है हमारा बिजॉय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो इस केस के पेटिशनर थे बिजॉय और रेस्पोंडेंट था स्टेट ऑफ केरला एंड स्कूल अथॉरिटीज। इस केस में हुआ क्या था कि देख 3 बच्चे होते हैं जो कि केरला के स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, जो ड्यूरिंग नेशनल एंथम जनगण मन नहीं गाते हैं बट दे स्टैंड रेस्पेक्टफुली, ठीक है। तो अब उनका ये इस चीज को एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑब्जर्व करते हैं, एंड वो इसके ऊपर इस साइलेंस के ऊपर ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं और इसको बोलते हैं कि दैट दिस इज अनपेट्रियोटिक, ठीक है। फॉलोइंग दिस जब ये एमएलए वाला मसला होता है तो डेप्यूटी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल क्या होता है, उनका एक्सपल्शन का ऑर्डर कर देता है, ठीक है। तो ये तीनों बच्चे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसको हम जेहोवाज विटनेस कहते हैं, और जो कि ये मानते हैं कि क्योंकि जनगण मन में कुछ आइडल वर्शिपिंग जैसी चीज है, तो जो कि विच इज अगेंस्ट देयर फेथ, तो दैट्स व्हाई दे डू नॉट सिंग जनगण मन बट दे रेस्पेक्टफुली स्टूड अप फॉर द एंथम सो एज टू शो द रेस्पेक्ट। तो ये फैक्ट होते हैं। तो अब इसमें लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें उनका जो फादर होते हैं वो एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं दिल्ली केरला हाई कोर्ट में, चैलेंजिंग द एक्सपल्शन as violation of Article 19(1)(a) and Article 25 of the Indian Constitution, which is freedom of religion, ठीक है। तो हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट उनकी पेटिशन को डिसमिस कर देता है एंड ये रूलिंग देता है दैट नेशनलिज्म टुक प्रेसिडेंस ओवर रिलीजियस बिलीफ, दैट नेशनलिज्म इज अबव द रिलीजियस बिलीफ। देन क्या होता है कि ये केस फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136। लीगल इश्यूज क्या होते हैं, 3 इसमें बड़े लीगल इश्यूज होते हैं। पहला होता है डस फोर्सिंग स्टूडेंट टू सिंग द नेशनल एंथम वायलेट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या ये स्टूडेंट को फोर्स करना नेशनल एंथम के लिए वायलेट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच को और फ्रीडम ऑफ रिलीजन को?
Second issue was, is standing silently during the anthem is equivalent to disrespect? कि क्या चुपचाप खड़ा होना डिसरेस्पेक्ट शो करता है नेशनल एंथम को? और तीसरा चीज होता है, कैन स्कूल अथॉरिटीज एक्सपेल स्टूडेंट्स फॉर नॉट सिंगिंग द एंथम? क्या स्कूल अथॉरिटीज किसी को एक्सपेल कर सकती हैं, किसी स्टूडेंट को एक्सपेल कर सकती हैं फॉर नॉट सिंगिंग द नेशनल एंथम? तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है 1986 में 11th ऑफ अगस्त को, दैट लैंडमार्क रूलिंग देता है। और जो केरला हाई कोर्ट का डिसीजन होता है उनको एक्सपेल करने का, और जो उन्होंने ये बोला होता है कि नेशनलिज्म इज अबव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड ऑल, तो ये जो चीज बोली होती है उसको ओवरटर्न कर दिया जाता है। और तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जजमेंट में रखे जाते हैं। पहला जो पॉइंट होता है, जो लीगल क्वेश्चन को आंसर देते हुए उन्होंने बोला होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड द राइट टू साइलेंस अंडर आर्टिकल 19(1)(a, कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके अंदर राइट टू रिमेन साइलेंस भी है। ठीक है। कंपेलिंग समवन टू सिंग द एंथम वायलेट्स देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किसी को कंपेल करना टू सिंग द नेशनल एंथम इज द वायलेशन ऑफ द राइट। सेकंड चीज होती है, देयर इज रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। तो ये कोर्ट ऑब्जर्व करता है दैट जियोवाज विटनेस का जो ऑब्जेक्शन है, जो उन तीन बच्चों का ऑब्जेक्शन था, दैट वाज बेस्ड सिंसियरली ऑन देयर रिलीजियस बिलीफ, वो उनके रिलीजियस बिलीफ के ऊपर बेस्ड था। एंड फोर्सिंग देम टू सिंग वुड वायलेट आर्टिकल 25। तो अगर हम उसको फोर्स करते हैं उस गाने को गाने के लिए, तो वो उनके आर्टिकल 25 को वायलेट करता है, विच गारंटीज फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजियन। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग वाज, नो लीगल ऑब्लिगेशन इज देयर टू सिंग द सॉन्ग, इट इज हेल्ड बाय द कोर्ट दैट द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। ठीक है, जो ये एक्ट है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971, विच ओनली पेनलाइजेस प्रिवेंटिंग अदर। तो ये जो हमारे पास एक्ट है, नेशनल ऑनर्स एक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट करता है और उन लोगों को पेनलाइज करता है जो किसी और को नेशनल एंथम गाने से रोकें। लेकिन यहाँ पर ये किसी और को नेशनल एंथम गाने से नहीं रोक रहे हैं, दे आर स्टैंडिंग रेस्पेक्टफुली फॉर द नेशनल एंथम, बस वो खुद नहीं गा रहे हैं। लेकिन ये जो एक्ट है, नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, ये तब लागू होता है या तब पेनलाइज करता है जब किसी और को आप नेशनल एंथम गाने से रोकते हैं। एंड द केरला एजुकेशन एक्ट एंड डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स डिड नॉट हैव स्टैट्यूटरी फोर्स टू ओवरराइड फंडामेंटल राइट। तो जो केरला का एजुकेशन एक्ट है, जिसके थ्रू उन बच्चों को स्कूल से निकाला गया था, जो भी डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स हैं, उनके पास स्टैट्यूटरी फोर्स ही नहीं है फंडामेंटल राइट्स को एक्सपेल करने की, ठीक है, या ओवरराइड करने की। सो जो मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन, द कोर्ट रूल दैट चिल्ड्रन शोड रेस्पेक्ट बाय स्टैंडिंग एंड देयर साइलेंस डिड नॉट डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला। और फाइनल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि आर ट्रेडिशन टीचेस टॉलरेंस, आर फिलोसफी प्रीचेस टॉलरेंस, आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिसेस टॉलरेंस, एंड लेट अस नॉट डाइल्यूट इट। सो दिस इज द केस ऑफ विजॉय इमैनुअल। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, इसीलिए हमने इसको डिटेल में समझा। सो नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नालसा वाले केस 2014 में ये बोला गया दैट ट्रांसजेंडर पर्सन हैज द राइट टू एक्सप्रेस देयर जेंडर थ्रू ड्रेस, वर्ड्स, एक्शंस एंड अदर मींस, एंड इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a, कि अगर कोई बंदा ट्रांसजेंडर है तो उसके पास राइट्स हैं, वो अपनी चीजों को सबके सामने रख सकता है, जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकता है, जो चाहे वर्ड और एक्शन से उसको दर्शा सकता है कि आई एम अ ट्रांसजेंडर। सो इट इज, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस थिंग। ठीक है। और ये एक्सप्रेसली कर सकता है और इट इज पार्ट ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें कोई ज्यादा ऐसा समझाने वाली बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल चीज थी। तो आई होप आपको विजॉय मैनुअल समझ में आ गया और ये राइट टू एक्सप्रेस जेंडर आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा। सो वी विल मूव ऑन। सो अभी लास्ट में आपने ऑलमोस्ट 8 टाइप ऑफ चीजें पढ़ी दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसमें हमारा राइट टू रिमेन साइलेंस था, राइट टू एक्सप्रेस बाय ट्रांसजेंडर था, है ना। उसके अलावा भी कई सारे प्रकार के, राइट टू नॉट हैव अ बंद था, बंद करने का आपके पास राइट नहीं है। ठीक है, आपको अपने आपको एक्सप्रेस करने का राइट है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं।
तो इस तरीके के हमने पढ़े। बट उसमें राइट टू टेलीकास्ट इन ब्रॉडकास्ट ऑफ कोर्स हमने पढ़ा। बट उसमें सबसे ज्यादा जो कि एक्सप्रेसली नहीं है लेकिन इम्प्लिसिट है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) में देना और प्रोटेक्ट करना, दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस। जैसे कि मैंने अभी बताया था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। चीजों को बाहर लाना एक आम आदमी की आवाज होती है जो प्रेस होती है, ठीक है। क्योंकि कोई आम आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके किसी चीज को अनफोल्ड करे या फिर कोई चीज, कोई भी मुद्दा है वो सरकार के सामने रखे, बिकॉज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, और भी कई सारी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, एंड इवन कॉमन मैन इज नॉट दैट पावरफुल to fight a whole organization. So we have another organization for that, that we call press। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की जहां तक बात है, ये 6 केस लॉज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। एक एक केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक एक केस लॉ पता होना चाहिए, है ना। बहुत इजी केस लॉज है, बहुत ही छोटी छोटी चीजें इनमें हेल्ड की गई हैं, और सारी बातें जो भी हेल्ड की गई हैं वो कहीं ना कहीं प्रेस को स्ट्रांग बनाने वाली ही हैं मोस्टली। तो एक एक करके, रोमिश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाला केस ये हमने पढ़ ही लिया था, दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस इज द फाउंडेशनल टू डेमोक्रेसी। जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी और फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं होगी, तो वहां पर डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी बात अगर सरकार गलत गलत कर रही है एंड इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेस कि उसको पब्लिक के सामने लाए, है ना, और उस चीज को ठीक कराए। फॉर एग्जाम्पल, कहीं कोई सड़क नहीं खुद रही, कहीं कोई करप्शन हो रहा है, या फिर कहीं कोई ब्लेंडर मिस्टेक हो रही है, कहीं कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई भी चीज है, तो प्रेस का काम है उसको बाहर लाना, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर जो भी गवर्नमेंट है उसको उसके लिए अकाउंटेबल करना। तो इसीलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस को बोला जाता है इट इज फाउंडेशनल टू डेमोक्रेसी। फ्री पॉलिटिकल डिस्कशन is essential for public education and proper functioning of our democratic government। जो भी पॉलिटिकल डिस्कशन है उसको फ्रीली होना या फिर पब्लिक में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कोई भी अगर किसी पार्टी का मैनिफेस्टो है या कोई भी मुद्दा है सोसाइटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का, तो उसका पब्लिक डिबेट डिस्कोर्स होना या पब्लिक के सामने रखना, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये रोमेश थापर वाले केस में हेल्ड किया गया, जो कि बेसिकली फिलोसफी ही हेल्ड करी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पीछे की, कि क्या क्यों जरूरत पड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फंडामेंटल राइट बनाने की। दूसरा केस है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये बोला गया फ्रीडम ऑफ प्रेस मींस फ्रीडम फ्रॉम इंटरफियरेंस बाय पब्लिक अथॉरिटी दैट अफेक्ट्स कंटेंट एंड सर्कुलेशन। ठीक है, कोई भी प्रेस की चीज है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो कोई न्यूज़पेपर हो, तो वो फायदा तभी दे पाएगा जब उसका वाइडेस्ट सर्कुलेशन होगा और उसके कंटेंट के ऊपर किसी भी प्रकार की कैची नहीं चलेगी। ठीक है, कैची न चलने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो किसी ने कोई रिपोर्ट छापना चाह रहा है, किसी ने कोई मुद्दा देखा, फॉर एग्जाम्पल कहीं की सड़क खराब थी या कुछ भी एक्स वाई जेड कोई मुद्दा देखा, ठीक है, तो आपको इसके ऊपर प्रेशर बनाता है कि नहीं नहीं आप ये खबर नहीं छाप सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से उसको कर्टल डाउन करना हो गया। ठीक है, ये उसके अंदर इंटरफेरेंस हो गया। अगर स्टेट या गवर्नमेंट कहती है कि नहीं नहीं आप ये न्यूज नहीं छाप सकते, या फिर ये कहती है कि भाई आप न्यूज छाप लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पर्टिकुलर एरिया में नहीं छाप सकते, यहाँ की जगह कहीं और छापोगे। या फिर ये कहती है कि भाई आपके न्यूज़पेपर में ना 8 पेजेस नहीं होंगे, सिर्फ 5 पेजेस होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली फैक्ट हैं इन केसेस के, जिसमें बेनेट कोलमैन भी कवर हो जाएगा आपका, सकल पेपर लिमिटेड वाला केस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों केसेस के में मोटी मोटी जो बात बोली गई वो यही बोली गई कि कोई भी न्यूज़पेपर है तो उसका आप किसी भी प्रकार से कंटेंट को या सर्कुलेशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। इन केसेस में क्या करने की कोशिश की थी सरकार ने, ये बताने की कोशिश की थी कि आप भाई 8 पेज नहीं छाप सकते, आप सिर्फ 6 पेज छापोगे, आपका विज्ञापन छोटा होगा, या आपका जो पेपर है उसका एक मिनिमम प्राइस होगा, मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, इतने ही आप पेज छाप सकते हो, इससे ज्यादा आप पेज नहीं छाप सकते। तो भाई जब आप किसी को ये बताओगे कि किसी न्यूज़पेपर पे कि आप 8 पेज नहीं छाप सकते हो, मान लो न्यूज इतनी है कि कम से कम 10 पेज में आएगी, ठीक है, या फिर 11 पेज में आएगी, या फिर 12 पेज में आएगी, या फिर कम करना है, या फिर कंटेंट के ऊपर कैची चलानी है, कंटेंट को कम करना है या ज्यादा करना है ना, या फिर प्राइसिंग को या उसके मिनिमम प्राइस उसके ऊपर कोई प्राइस इंपोज कर देना। मान लो किसी न्यूज़पेपर पर आपने 50 रुपए प्राइस लगा दिया गवर्नमेंट ने कि 50 रुपए से कम पे आप नहीं बेच सकते, तो उसका पेपर ऑटोमेटिकली नहीं बिकेगा। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से
आपने इनडायरेक्टली उसकी सर्कुलेशन को कम कर दिया। तो ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेनेट कोलमैन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का है, और सकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन मोस्टली केसेस में यही हुआ। सरकार ने यही करने की कोशिश करी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंटेंट था या सर्कुलेशन था उसको कम करने की कोशिश करी, और सुप्रीम कोर्ट ने हर केस में यही बोला कि द गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस, गवर्नमेंट कैन नॉट इम्पोज अ मिनिमम प्राइस, गवर्नमेंट कैन नॉट say that you have to print only 8 pages or 10 pages, because freedom of press includes both quantitative, that is the circulation, and qualitative, that is the content of the newspaper. तो फ्रीडम ऑफ प्रेस में दोनों चीजें आती हैं, क्वांटिटेटिव भी एंड क्वालिटेटिव भी। क्या उनको छापना है, क्या कंटेंट छापना है, ये भी वही डिसाइड करेंगे, और कितना छापना है ये भी वही डिसाइड करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली इन तीनों केसेस में ये चीज बोल दी। सारे केसेस आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक केस और है, एक्सप्रेस न्यूज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें एक सिंपल बात बोली कि प्रेस इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लॉज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड लेबर रेगुलेशन। प्रेस में जो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर लेबर रेगुलेशंस भी लगेंगे और टैक्सेशन भी लगेगा। तो फ्रीडम इज press is not exempted from these laws. Last case है R Rajagopal versus State of Tamil Nadu. The state has no legal authority to impose prior restraint on publication of defamatory material about its official. स्टेट किसी भी प्रकार के, राज्य कभी भी किसी भी प्रकार की, सरकार कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी इम्पोजिशन नहीं लगा सकता कि उसकी कोई लीगल अथॉरिटी है, आप उसके बारे में कोई डिफेमेटरी चीज नहीं छापेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर किसी नेता ने घोटाला करा है तो जाहिर सी बात है उसके बारे में लिखा जाएगा। तो ये केस राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में ये चीज क्लियर कर दी गई दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस हैज दिस पावर। सो विद दिस ये 6 इंपॉर्टेंट केसेस हमने डिस्कस करे हैं, क्योंकि ये पीवाईक्यूज में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट केसेस एंड वी ओनली कवर दैट मच मटेरियल विच इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस एग्जाम। सो आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई। सो वी विल मूव ऑन। Okay, so now we are going to discuss the reasonable restriction which are there one by one. डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे किसका क्या मतलब है, एंड देन विद एग्जांपल्स समझते हैं इसको कि क्या होती है, कैसी कैसी रेस्ट्रिक्शंस हैं। बाकी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की एक समरी तो आपको मैंने पहले ही दे रखी है। तो विद दिस आई विल बी स्टार्टिंग this thing with the very first point, that is sovereignty and integrity of India। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दैट कोई भी बंदा अगर ऐसी कोई एक्टिविटी करता है या कोई ऐसी स्पीच देता है जो कि इंडिया की यूनिटी या किसी भी प्रकार से उसको खत्म करने की कोशिश करता है, तो इट इज नॉट परमिसिबल एंड इट कम्स अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। इसको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं कह सकते हैं। अगर कोई भी वो किसी प्रकार का भाषण देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कश्मीर को सेपरेट करने के लिए डिमांड करता है या स्पीच देता है या इस प्रकार की कोई भी स्पीच देता है, तो वो दैट पर्सन कैन बी अरेस्टेड बिकॉज इट इज अगेंस्ट द सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। आप ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कि आप कोई भी ऐसी स्पीच नहीं दे सकते जो कि किसी भी प्रकार से इंडिया की यूनिटी को खत्म करे। दूसरी चीज है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी स्पीच नहीं दी जा सकती या फिर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं किया जा सकता है जिससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर खतरा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन हुआ था, तो उसको बहुत ही ज्यादा गुप्त रखा गया है ना, एंड प्रेस से भी ये डिमांड की गई कि आप भी किसी प्रकार की कोई वीडियो या फिर कोई ऐसा कुछ एनालिसिस करने की कोशिश ना करें, या फिर कोई ऐसे हमारे जितने भी हमारे पास जाइट्स वगैरह हैं उनके नाम बताने की कोशिश ना करें। तो ये किस लिए था, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो अगर कोई ऐसी पाबंदी सरकार लगाती है विच इज इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन नहीं होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई हो। थर्ड थिंग इज फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। तो अगर हमारा किसी भी प्रकार का किसी देश से फ्रेंडली रिलेशन है, फॉर एग्जांपल नेपाल से हमारे कोई फ्रेंडली रिलेशन है, तो कोई भी प्रेस में ऐसी चीज नहीं छाप सकता जिससे हमारी उनसे रिलेशंस खराब हों। उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या किसी के बारे में भी कोई उल्टी सीधी खबर छापना है, किसी भी प्रकार का कोई स्कैंडल छापना, तो दिस इज नॉट अलाउड एंड इट डज नॉट कम अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दिस इज अ काइंड ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि अगर ऐसा करने से हमारे उस देश से संबंध खराब हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के संबंध, हमारे पॉलिटिकल संबंध,
हो या हमारे फाइनेंशियल संबंध हो या फिर हमारे जोग्राफिकल संबंध हो या टेरिटोरियल बाउंड्री के संबंध हो, तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसको मेंटेन करके डिप्लोमेसी में रखना होता है एक देश को चलाने के लिए। तो अगर हमारा कोई दोस्त है, कोई गुड नेबर है, कोई अच्छा फ्रेंडली नेबर या फिर कोई भी अदर स्टेट है, नॉट ओनली नेबर, तो उससे अगर हमारे अच्छे संबंध हैं तो उसके खिलाफ कोई भी ऐसी चीज हम नहीं छापेंगे प्रेस में जिससे कि वो संबंध खराब हो, एंड इट इज अ काइंड ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर किसको कहते हैं? पब्लिक ऑर्डर का मतलब होता है दैट नो स्पीच कैन बी देयर विच कैन कॉज राइट्स, वायलेंस और केओस। किसी भी प्रकार का कोई ऐसी स्पीच, यानी जिसको हम हेट स्पीच भी कहते हैं, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में या किसी लोगों के बारे में या मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में या किसी के भी बारे में हम ऐसी कोई स्पीच नहीं दे सकते जो किसी प्रकार की राइट या वायलेंस या केओस फैलाए। केओस की स्पीच कैसे हो गई? जैसे कि कोई ये बोल दे कि कल ही सारी बैंक की, कोई ये न्यूज़ पब्लिश कर दे कल सारी बैंक की कोलैप्स कोलैप्स होने वाली है ना, एसबीआई कोलैप्स होने वाली है। और क्योंकि अब अगर ऐसी कोई न्यूज़ पब्लिश होगी तो एकदम से केओस मच जाएगा। तो ऐसी चीजें पब्लिश करने की इजाजत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में प्रेस के पास नहीं है। ठीक है, इट कम्स अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेंसी एंड मोरालिटी। ये कैसे है कि कोई भी, ये तो बहुत सिंपल है कि कोई ऑब्सीन या वल्गर टाइप का कंटेंट जब भी आप किसी मूवी में या फिर पब्लिक प्लेस में दिखाने की कोशिश करेंगे तो देन इट इज बैन। फॉर एग्जाम्पल, अ पोर्नोग्राफिक फिल्म शोन इन पब्लिक प्लेस कैन बी सेंसर्ड। ठीक है, तो इस तरीके की चीजों पे सेंसर लगा हुआ है। और कोई भी ऑब्सीन मटेरियल, एक्सट्रीमली अब्यूजिव लैंग्वेज का अगर कोई यूज करता है तो दैट डज नॉट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है वहां पे, आप उसके ऊपर सेंसरशिप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो द थिंग इज नो स्पीच दैट डिसरिस्पेक्ट्स कोर्ट और इंटरफेयर विद जस्टिस कैन बी गिवन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? अ पर्सन लाइव स्ट्रीमिंग सुप्रीम कोर्ट हियरिंग डिस्पाइट अ बैन कैन बी पनिश्ड। ठीक है, तो लाइव स्ट्रीमिंग अगर आप कर रहे हैं और उसके ऊपर कोर्ट ने कोई डिसीजन दे रखा है, कोई कोर्ट का डिसीजन है, तो आप कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोलते हैं। और वो इज लीगल, पूरी तरीके से लीगल है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। इट्स अ काइंड ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते हैं। आप कोर्ट की किसी भी डिसीजन के खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज डिफेमेशन। डिफेमेशन में बेसिकली क्या होता है? डिफेमेशन किसी भी प्रकार की कोई फॉल्स स्टेटमेंट देना जो कि किसी की रेपुटेशन को हार्म करे। बेसिकली ये क्रिमिनल लॉ में भी है और हमारे पास टॉर्ट में भी कवर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कहीं पे लिखते हैं कि एक्स वाई जेड ये डॉक्टर जो है ये लोगों को मारता है पैसे के लिए, है ना, पैसे ले लेके लोगों को गलत ऑपरेशन कर देता है और लोगों को मार देता है। ठीक है, तो ये अगर बिल्कुल पूरी तरीके से फेक है तो आप ऐसी प्रकार की चीजें किसी के बारे में पब्लिश नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो ट्रू है तो देन यू कैन पब्लिश विद एविडेंसेस, ऑफ कोर्स होने चाहिए क्योंकि आपके ऊपर केस तो जरूर होगा। ठीक है, बट आप ये बोलें जैसे कि किसी किसी भी बंदे को बोले यार ये तो नशेड़ी है, तो इस प्रकार की चीजें अगर वो पूरी तरीके से प्रूव्ड नहीं है तो आप किसी के बारे में पब्लिक नहीं कर सकते। आप किसी की प्राइवेट लाइफ को पे कमेंट नहीं कर सकते। इट विल बी कंसीडर्ड अ डिफेमेशन। या फिर आप किसी के ऊपर कोई फॉल्स क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कवर्ड। एंड द लास्ट पॉइंट, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ऐसी कोई भी स्पीच नहीं दी जा सकती है जो किसी क्राइम को एनकरेज करे। जैसे कि कोई सोशल मीडिया पे अगर जाके ये लिख देता है दैट अटैक ऑल पुलिस स्टेशंस, then it can lead to arrest because it is a call for an incitement to an offense। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्पीच नहीं दे सकता है जिससे किसी भी प्रकार का ऑफेंस होने का वो अंदेशा दे रहा हो। आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हों। मैंने एक एक पॉइंट बहुत डीप में एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। सो विद दिस वी विल मूव ऑन। ओके, सो तो जो बड़ा पार्ट था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नाउ वी विल मूव ऑन टू डिफरेंट डिफरेंट फ्रीडम्स। दैट इज नाउ वी विल बी डीलिंग विद आर्टिकल 19(1) बी, दैट सेज फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो इसका क्या मतलब? बहुत सिंपल सिंपल है और कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ है, तो बहुत ही ज्यादा कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो एक एक करके आराम से समझ लेंगे इनको। दैट द राइट इज दैट सिटीजन्स हैव द राइट टू होल्ड पीसफुल असेंबलीज एंड प्रोसेशंस
बट द असेंबली मस्ट बी पीसफुल एंड इट शुड बी विदाउट हार्म आर्म्स। तो क्या कहने का मतलब है कि जैसे कि कोई भी यात्रा निकालनी है या फिर किसी भी धर्म के बंदे को कोई यात्रा निकालनी है या कोई चीज करनी है या कहीं पर इकट्ठा होना है ऑन द बेसिस ऑफ किसी भी रिलीजियस प्रोसेशन के लिए या फिर किसी और चीज के लिए, है ना? तो आप इकट्ठे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट इट शुड बी पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। ऐसा नहीं है कि आप कोई यात्रा निकालें और उसमें कोई भी आर्म्स लेकर आप अपने साथ में चलें, तो दैट इज नॉट अलाउड, है ना? इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, दैट सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोवेनिटी एंड इंटेग्रिटी मतलब कोई आप ऐसी भीड़ असेंबल नहीं कर सकते जिसमें आप इंडिया की सोवेनिटी या इंडिया इंटेग्रिटी के खिलाफ कोई भाषण दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भीड़ इकट्ठे नहीं कर सकते जिससे कि पब्लिक ऑर्डर को किसी भी प्रकार की हानि हो। अदरवाइज आप कोई भी पीसफुल असेंबली है, वेदर इट इज अ रिलीजियस असेंबली या किसी और प्रकार की असेंबली है, तो वो आप कर सकते हैं। यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट, बट इट शुड बी पीसफुल एंड इट शुड बी विदाउट आर्म्स। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलॉफुल असेंबली कैन बी लीगली डिस्पर्स्ड। कोई भी एक असेंबली आपने ऐसी करी, आप इकट्ठे हुए किसी भी प्रकार के उल्टे सीधे नारे लगाने लगे, तो वो अगर अनलॉफुल असेंबली है तो उसको लीगली डिस्पर्स किया जा सकता है बाय यूज ऑफ फोर्स, या जिस भी प्रकार की फोर्स लगाती है स्टेट गवर्नमेंट या पुलिस, तो वो उसको लगाकर आपको लीगली डिस्पर्स कर सकती है। और जब भी कोई बड़ी पब्लिक मीटिंग होगी या प्रोसेशन होगा या यात्रा प्रकार की कोई चीज होगी, तो इट इज रिक्वायर्ड दैट यू शुड टेक परमिशन। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, बहुत ही इजी थी। तो वी विल टेक द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, so this is also very easy and easy to understand that we have all the right to form association, union or cooperative society, which is covered under Article 19(1) Clause C, और restrictions हैं Article 19 Clause 4 में, that sovereignty, integrity of India, public order, morality नहीं होनी चाहिए इन तीनों चीजों में। मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर खराब नहीं होना चाहिए, सुवेरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा आप कोई भी यूनियन या एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। यूनियन की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दी है, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज आप फॉर्म कर सकते हैं, किसी प्रकार की ट्रेड यूनियन आप फॉर्म कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन किसी की भी हो सकती है, किसी भी फैक्ट्री की या फिर किसी भी एंटिटी की वो यूनियन हो सकती है। आप सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि अमूल एक सोसाइटी है, तो इस तरीके की आप सोसाइटीज को फॉर्म कर सकते हैं, कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास राइट है, यू कैन फॉर्म, राइट टू कंटिन्यू एसोसिएशन आपके पास है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो टर्म है वो 97th अमेंडमेंट के थ्रू 2011 में जोड़ा गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लीजिए, पीवाईक्यूज में आया है। केस लॉ दयामती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला है, इंपॉर्टेंट केस है, जो ये कहता है द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन इंक्लूड्स द राइट टू चूज मेंबर्स एंड एक्सक्लूड अदर्स। तो अगर आप एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हैं तो आपके पास ये राइट है, अगर आप मेंबर्स को चूज करने का भी राइट है और लोगों को उससे बाहर रखने का भी आपके पास राइट है। एनी लॉ दैट फोर्सेस एसोसिएशन विद अनवांटेड मेंबर्स और रिमूव वॉलंटरी मेंबर्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, किसी को आप अनवांटेड मेंबर्स को फोर्स करके किसी एसोसिएशन में जुड़वा रहे हैं या फिर वॉलंटरली किसी को रिमूव कर रहे हैं, तो किसी मेंबर को रिमूव कर रहे हैं अनवांटेड मेंबर को विदाउट एनी लीगल फोर्स, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है, आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर एग्जांपल आपने बनाई, उसमें से आप किसी को ऐसी, उसका एक प्रॉपर चैन वो होगा, क्या नाम है, बायलॉ होगा, जिसके थ्रू आपने वो सोसाइटी बनाई होगी, लोगों को ऐड किया होगा, तो आप बिना किसी रीजन दिए अगर किसी को निकाल रहे हैं उस सोसाइटी से, तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। बाकी ये पॉइंट्स यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस ही हैं कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकती जो सोवेनिटी या इंटेग्रिटी के खिलाफ काम करे, कि पब्लिक ऑर्डर को खराब करे, या फिर अगेंस्ट मोरालिटी हो। ठीक है, तो ये तीन रेस्ट्रिक्शंस हैं। सो वी विल मूव ऑन। Okay, so same as we have earlier discussed. So this is Article 19(1) Clause D, freedom to move freely throughout India. So every citizen of India has a freedom to move freely throughout any part of India. बहुत ही ज्यादा बेसिक राइट है, कुछ ज्यादा समझाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आप पूरे इंडिया में क्रॉस कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, बट इट इज अ बिट डिस्टिंक्ट फ्रॉम आर्टिकल 21। इट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल यूनिटी ऑफ द कंट्री। इंटरनल यूनिटी एक प्रकार से ये दर्शाती है कि आप जहाँ चाहो वहां घूम सकते हो, किसी भी स्टेट में जा सकते हो, आपको किसी चीज की, किसी पास वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बाय द टिकट एंड यू कैन गो एंड यू कैन स्टे wherever you want, but though there are some restrictions also, that it should be in the interest of the general public होना चाहिए।
जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए आपका जो घूमना है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई आप आपत्तिजनक काम के लिए या फिर किसी गलत काम के लिए घूम रहे हो, तो वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। और प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब इफ देयर इज, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में देयर आर स्टेट्स लाइक सेवन सिस्टर्स, तो देयर आर सम प्लेसेस वेयर यू नीड सम काइंड ऑफ पास टू गो, बट इट इज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसके अलावा भी कुछ जैसे लॉज हैं कि जो कि इन ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वहां पर कुछ जगहों पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, बट दीज आर वेरी मिनिमम, सो ऑलमोस्ट आप सारे स्टेट्स इजीली घूम सकते हो। सो विद दिस वी विल मूव ऑन। So this is another right, same as the earlier right, which we have just gone to move to freely in any part of India. So this is Article 19(1)(e), which is freedom to reside and settle in any part of India. आप जहाँ चाहो, if you have the citizenship of India, if you are the citizen of India, then you can go wherever you want in India, any UT, any state, and you can settle. Of course, there are some restriction that just like the earlier one, that it should be in the interest of the general public होना चाहिए। सेकेंडली द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कुछ जगहों को स्पेशल स्टेटस प्रदान किया है, बट दैट इज रीजनेबल सो एज टू प्रोटेक्ट दोज ट्राइब्स। तो जैसे कि मिजोरम, मेघालय, इस तरीके से कुछ राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, तो वहां पर अगर आपको सेटलिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, आप यू कैन नॉट रिजाइड, बट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, उनकी चीजों को प्रिजर्व करना जरूरी है बिकॉज ऑफ देयर कल्चर एंड एवरीथिंग। सो या दिस इज एन ओनली एक्सेप्शन, अदरवाइज यू कैन गो एंड settle wherever you want in India. You have the right to settle. Okay, so the last but not least is freedom to practice any profession or to carry or any occupation, trade or business. तो प्रोफेशन में तो ऑलमोस्ट ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि बस कुछ जगहों पे रेस्ट्रिक्शंस आर लाइक जो क्वालिफिकेशन है, तो आपकी आंखें एंड फिजिकल कुछ जगहों पे ये नीड होती है कि आपकी आंखें इतनी पॉइंट तक होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स एंड ऑल। तो वो एक छोटी मोटी रेस्ट्रिक्शंस अगर प्रोफेशन में हो सकती हैं, तो वरना अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, कैरी ऑन एनी ट्रेड, कैरी ऑन एनी बिजनेस। बट ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू सम ऑफ द restrictions which we are going to learn in detail in the next coming slide. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, जनरल पब्लिक के हित में अगर कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पायलट बनने के लिए आपकी इतनी आगे होनी चाहिए, बट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, है ना। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस हैं स्टेट ट्रेड में, लेकिन स्टेट की कुछ जगहों पे कुछ कामों को लेके मोनोपोली है ना। ऑयल हुआ, गैस हुआ, तो बड़ी बड़ी चीजें जो है वो स्टेट ने थोड़ी मोनोपोली बना रखी है, ताकि वो पब्लिक इंपॉर्टेंस में उसको किया जा सके। उसके रेट्स वगैरह कंट्रोल करना जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तो वो किया जा सके। जैसे कि रेलवे है, दैट इज ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की चीजें हैं, कुछ जगहों पे हैं। सो बट द restrictions are very very reasonable, so we will discuss them. So these are some of the judicial interpretation which is there. Each and every judicial interpretation is very important, which is mentioned here, because you are going to get MCQs, your pre-exams from these. So एक एक करके पढ़ते हैं। कुछ इसमें restrictions भी mention हैं, कुछ चीजें और भी mention हैं जहाँ पर ट्रेड को किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, which are reasonable. तो first is right to close business. So citizens have the right not only to start with business but also to close them. तो आपके पास हक है पूरा, आप चाहो तो कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, चाहे तो कोई भी बिजनेस बंद कर सकते हो। द स्टेट कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू कंटिन्यू, कोई भी स्टेट आपको कंपेल नहीं कर सकती है। दूसरा है हॉकर्स राइट। हॉकर्स राइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है सुदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी 1989 का, जिसमें ये बोला गया है दैट हॉकर्स have the fundamental right to trade on pavement subject to some reasonable restriction, though there are reasonable restriction, but still हॉकर्स कैन ट्रेड ऑन पेवमेंट, पेवमेंट पे वो ट्रेड कर सकते हैं। ये केस में बोला है सुदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन किस प्रकार की, कि भाई वो किसी पब्लिक का रास्ता बंद ना हो रहा हो, या फिर कोई उसकी सिनेरियो खराब ना हो रहा हो किसी प्रकार से, किसी और की राइट का हनन ना हो रहा हो, बेसिक तो ये है। बाकी यू कैन डू विच इज हेल्ड इन सुदान सिंह वर्सेस एनडीएमसी। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू ट्रेड ऑफ लिकर। तो इस पे काफी सारी स्टेट की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टेट की इंटेलिजेंस होना जरूरी भी है, क्योंकि अदरवाइज chaos विल प्रिवेल। तो
खोड़े डिस्टिलरीज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में ये हेल्ड किया गया था दैट नो सिटीजन हैज अ फंडामेंटल राइट टू ट्रेड इन लिकर। इसके लाइसेंसिंग भी स्टेट ओन करती है ना। तो ये आपकी फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप लिकर में ट्रेड कर सके, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी पे इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेट में रेगुलेट और प्रोहिबिट लिकर एक्सेप्ट फॉर मेडिकल पर्पसेस। मेडिकल पर्पसेस के लिए को हटाकर स्टेट जो है वो लिकर के प्रोडक्शन को भी रेगुलेट कर सकती है और प्रोहिबिशन भी कर सकती है, जिसके एग्जांपल है जैसे कि बिहार, गुजरात ड्राई स्टेट है जहाँ पर जो लिकर है वो इलीगल है, तो स्टेट कैन मेक लॉज। सो इट इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। Apart from liquor, there is the business of lottery. Lottery as a trade. तो CR Enterprises versus State of UP में बोला गया that lottery is not a trade under Article 19(1)(g). It's a game of chance, hence gambling. तो lottery को gambling बोला गया इस केस में. Then there is ban on sale of eggs. ओम प्रकाश versus State of UP में ban on sale of eggs लगाया गया. In Rishikesh, the restriction is reasonable in the light of cultural and religious significance, क्योंकि वहां पर कल्चर और जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है उसको देखते हुए, ताकि कोई केओस ना फैले, तो अंडे के ऊपर बैन लगाया गया बिकॉज दे आर वेजिटेरियन पीपल आर देयर एंड इट्स पार्ट ऑफ द कल्चर, सो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। देन देयर इज बैन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर। तो आप टोबैको प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है, हेल्थ पे इम्पैक्ट डालता है, तो गोदावत पान मसाला प्रोडक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 वाले केस में ये बोला गया कि गुटखे को माइनस को नहीं बेचा जा सकता, विच इज अ परफेक्टली रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। Lastly, ban on cow slaughter is there. So, because it is also in our DPSP कि in cow slaughter पे ban लगाया गया, which is also a good thing regarding the cultural and the religious aspects. So, perfect reasonable restriction is there. So, with this Article 19 हमने लगभग पूरा कवर कर लिया। I hope सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और नाउ वी विल कम विद अ PYQ वीडियो, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे आर्टिकल 19 से रिलेटेड, जितने भी हमने पढ़े हैं, so that more clear view you can get. So if you are liking and getting benefits from this video, just like the channel, subscribe the channel, hit the bell icon and share the video, which is very important for the growth of the channel. Kindly do all these. Thank you. We will meet in the next video.